जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कहा जाता है जब विनाश आता है तो विपरीत हो जाता है बुद्धि, लेकिन जब आपका क्षति होने वाला होता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो राजनीति में अभी इतना उथल पुथल हो रहा है कि किसी भी राजनीति पार्टी को समझ में नहीं आ रहा। आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, बांग्लादेश का हाल तो देखा ही है आपने। सेम कहानी अफगानिस्तान का हुआ था और ईरान का होने वाला है। या आप देख लो सबसे बड़ा यूक्रेन का, देखो एक जोकर था प्रधानमंत्री और यूक्रेन की क्या हाल करवा दिया। बांग्लादेश में छोटा सा एक कानून पारित हुआ था और उसी को विपक्षी पार्टी और कुछ संगठन ने मिलके एक आंदोलन का रूप दे दिया और वहां पे सरकार को नस्तो नाबूद कर दिया। सेम कहानी श्रीलंका में हुआ था। भारत में भी सरकार के पक्ष वाला भी कुछ सांसद और एमएलए जो कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ मिला हुआ है। ये हर एक का रहता है। अगर नहीं होगा तो कोई भी कानून जो है राज्यसभा और लोकसभा में पास ऐसे ही नहीं हो जाता है। जब तक आपका बहुमत नहीं है फिर भी अगर कोई कानून पास हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक दूसरे में मिला हुआ है। लेकिन छोटी सी चिंगारी जो होती है बहुत दुखदायी होता है भाइयों। सेम कहानी जो है उत्तर प्रदेश का चल रहा है। मायावती जो कि कहा जाता था कि राजनीति से धीरे धीरे संन्यास लेने वाली है, लेकिन एकदम से उसमें ऊर्जा आ जाता है और एक्टिव हो जाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ये इन सब एक्टिव होने का कारण जो है भाइयों यूजीसी कानून है। जब यूजीसी का 2026 वाला एक्ट आया था तो उसके बाद सारे राजनेता नेता सब चुप थे, लेकिन जैसे ही माहौल बीजेपी के अगेंस्ट में हुआ वैसे ही अखिलेश यादव का वक्तव्य आ गया कि सामान्य जाति के समर्थन में। उसी तरह से मायावती जो है फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच जो है मायावती, जिसको बीएसपी कहते हैं, और बीजेपी दोनों में आमने सामने की लड़ाई हो गया। बीजेपी का बी टीम कहा जाता था मायावती को, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बी टीम ना होके वो ए टीम बन गई है और बीजेपी को बी टीम बनाना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए वो फायदा कैसे उठा रहा है। और बीजेपी एक तरह से जनता के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीएसपी से बदले की कार्रवाई किया जा रहा है। बीएसपी ने अपना पुराना जो उद्घोष था कि हाथ ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी पीछे दौड़ा आएगा, वही वाला शुरू कर दिया है। अब बीएसपी क्या कर रहा है, मायावती के जितने भी दलित नेता हैं उन सबों को ब्राह्मण के पक्ष में बोलने के लिए लगा दिया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के में 151 सीट ऐसा है जहां पे कि पूरा निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण समाज है और उसके साथ अगर सामान्य वर्ग मिल जाता है तो इससे भी ज्यादा सीट पे निर्णायक भूमिका हो सकता है। यहाँ पे एक कदम नहीं मायावती, दो कदम भी नहीं, लगभग 5-6 कदम ऊपर पे चल रही है। उनके जितने दलित नेता है वो ब्राह्मणों के गांव में जा जाके संगठित कर रहा है ब्राह्मणों को कि आप आइए आगे। आपका एक आदमी अगर किसी भी गांव में 10 आदमी को अगर कुछ बोलता है तो उसका बहुत ही फर्क पड़ता है। हमारे बोलने से ज्यादा फर्क पड़ता है अगर आप किसी भी जनसभा को समर्पित करते हो अपना वक्तव्य को। और यहां तक कि ये भी बोलता है कि आपको सबसे ज्यादा जो है सीट बीएसपी बहन मायावती ने दिया था पहले और देने वाला भी है, इसलिए आप समर्थन कीजिए। यहां तक कि मायावती जी ने कई जगह ऐसा है वहां पे ब्राह्मण एमएलए जो कि को टिकट देने का जग जाहिर जो है ऐलान भी कर दिया। जैसे ही ऐलान करना हुआ बीजेपी को चुभ गया, सपा को भी चुभ गया। सपा जो है फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव वो भी अपने जितने भी आदमी थे सबको लगा दिया कि ब्राह्मणों के गांव में जाओ, सामान्य वर्ग के गांव में जाओ और उन्हें लुभाने की कोशिश करो। उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों 2007 में आपने देखा होगा कि सामान्य वर्ग और दलित वर्ग दोनों मिलने के बाद मायावती की सरकार बना दिया था और बढ़िया सरकार चला था 5 साल में। जैसे योगी जी महाराज का बढ़िया शासनकाल चल रहा है
उसी तरह मायावती के भी शासनकाल में गुंडों का काफी जनसंख्या जो है कम हुआ था। लेकिन भाइयों मेन प्रॉब्लम यहां आता है कि बीजेपी को शुरू में जो लग रहा था कि जो सामान्य वर्ग है धीरे धीरे यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया पे बात उठाएगा और धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री का मुंह अभी तक नहीं खुला है। क्यों? हो सकता है कुछ मजबूरी ऐसी हो जो कि वो खोले मुंह और उनकी सरकार गिर जाए, इसलिए भी नहीं खोल रहा हो। लेकिन दबे स्वर से सीबीआई और ईडी को लगाना शुरू कर दिया है। मायावती को चुप करने का उनके पास अभी कोई भी एजेंडा नहीं था, लेकिन एकदम से मायावती जो बीच में कूद गई है, अब क्या कर रहा है, सिर्फ 2022 का जो चुनाव हुआ था यूपी विधानसभा का, उसमें सिर्फ एक एमएलए जीता था मायावती का, और कल जो है उन्होंने बीजेपी ने सीबीआई का रेड, इनकम टैक्स का रेड जो है वहां पे उनके घर पे दिलवा दिया, जबकि उसे मालूम था अगर करप्ट था तो इतने सालों से करप्ट था, लेकिन इतने सालों से तो उनके घर में नहीं हो रहा था। मैं इसके पक्ष में हूं कि अगर जो भी करप्ट है उसको करप्ट का सजा मिलना चाहिए, उसे जेल जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं जानता हूं कि आप करप्ट हो चाहे कोई दूसरा करप्ट है तो मैं तुरंत उसका विरोध करूंगा और उस पर कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन एकदम से इलेक्शन में जब तक आपका बी टीम मायावती को कहा जाता था तब तक कोई एक्शन नहीं था। जैसे ही मायावती जो है फ्रंट फुट पे खेलना शुरू की, वैसे ही बीजेपी का सीबीआई वाला एक्शन जो है वो शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे अब धीरे धीरे लग रहा है बीजेपी सरकार को कि वोट बैंक जो है हमारा खिसकता जा रहा है। लेकिन इनमें दो चार नेता और इनके आईटी सेल ये खुद चाहते हैं कि बीजेपी का सरकार गिर जाए। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि खुद के भी सरकार में कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो कि विपक्ष के मिला हुआ रहता है और अपने ही जड़ को काटने में लगा रहता है। जैसे साक्षी महाराज, उन्होंने एक वक्तव्य ये दे दिया कि अगर सवर्ण के विरोध में दूसरा कास्ट अगर खड़ा हो जाता है तो तुम्हारा एक भी एमएलए नहीं टूटेगा। मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि आप इनके विरोध में खुला खड़े हैं। लेकिन उन्हें ये बोलना चाहिए था कि हम सामान्य जाति, कोई कुछ नहीं होता है, सामान्य जाति ओबीसी, क्योंकि ओबीसी जो है भाइयों, जब ओबीसी मंडल कमीशन नहीं आया था तो वो पूरे के पूरे कास्ट जो है सवर्ण कास्ट कहलाता था। जैसे ही ओबीसी का मंडल कमीशन आया तो तुरंत वो ओबीसी कोटा में हो गया। लेकिन इन्हें लड़ाना अभी भी नहीं छोड़ रहा है। इस चीज से जो है, जो बात उठाया है, इससे कहीं ना कहीं जो है दुर्घटना का शिकार बीजेपी हो सकता है। बीजेपी को ही लॉस है, क्योंकि जितना अभी बीजेपी का नेता मुंह खोल रहा है उतना ही जहर ही उगल रहा है। दूसरी तरफ मोहन भागवत का ऐसा बयान आ रहा है कि जिससे कि आग में घी डालने का काम हो रहा है और मोहन भागवत ट्रोल हो रहा है। यहां तक कि ट्विटर के अंदर जब मोहन भागवत का कोई भी वाक्य छपता है, जबकि मोहन भागवत नहीं कह सकते हम, उनका जो अनुयायी है उनको मोहन जी भागवत बोलते हैं, क्योंकि जब तक जी नहीं लगाते तब तक उनका सम्मान नहीं माना जाता है। उनका वक्तव्य जो है ऐसा लगता है अगर ऐसा ही रह गया तो बीजेपी को धीरे धीरे डुबा के मानेगा। भाइयों 240 सीट है बीजेपी का और 5% का ही खेल है। विपक्ष ये बात जानता है कि अगर बीजेपी को 10 से 15 सीट और कम आ गया सीट तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन कांग्रेस का अगर 150 आदमी भी जीत गया तो उसका सरकार बन जाएगा। आप अचंभित होंगे, जी हाँ भाइयों, अगर कांग्रेस को 150 सीट भी आता है तो उससे जितने भी विपक्षी पार्टी हैं बीजेपी के सब समर्थन देके उनका सरकार बना देगा। लेकिन अगर बीजेपी का 10 से 15 सीट और कम आ जाता है तो पूरे विपक्ष पार्टी अगेंस्ट हो जाएगा और बीजेपी को साइडलाइन कर देगा। एक बार अगर बीजेपी इस बार हार जाती है तो फिर अगला 20 साल तक आना जो है बहुत ही मुश्किल है। दबे स्वर में यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी को हराने के लिए अमित शाह और मोदी जी जानबूझ के ऐसी आग लगाया है और उनको सिंगापुर भेज दिया है, जापान।
कि मतलब आग लगा के रखो। इससे क्या होगा, सामने जो सबसे बड़ा इलेक्शन है उत्तर प्रदेश का, जहां से केंद्र का भी निर्णायक भूमिका होता है, कहीं योगी जी महाराज का कद जो है मोदी जी से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो एक कैंडिडेट अगर हमारा हार भी जाता है तो कम से कम अमित शाह का कद तो खत्म नहीं होता है, मोदी जी का कद तो खत्म नहीं होता है। तो इसलिए एक बार योगी जी का हारना और उसको साइड लाइन में फेंकना इन लोगों की एक मजबूरी बन गई है। यहाँ पे भी राजनीति चल रहा है ऊपर लेवल पे, क्योंकि जैसे मोदी जी का नया 2014 में लॉन्च किया गया था, बड़े बड़े जितने भी नेता थे बीजेपी के इससे नाखुश थे, जैसे गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। हाँ, बाद में ये खुद उनके फेवर में आ गए, क्योंकि सबको मलाई चाटने का हक मिल गया और मलाई मलाई वाला जगह मिल गया। बहुत सालों से इनको नहीं मिल पाया था। लेकिन उसी बीच सेम कहानी योगी जी के साथ हो रहा है। योगी जी का अगेंस्ट ऐसे कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि सारे बीजेपी के बड़े लीडर हो गए हैं, कि कहीं अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो जो खाने वाला प्रक्रिया है ना, रसमलाई, वो खत्म कर देगा योगी जी। क्योंकि मोदी जी और योगी जी में बहुत अंतर है, दोनों धरती और आसमान का। सेम कहानी भाइयों, जो मायावती है आज के डेट में 2007 वाला स्ट्रेटजी चालू कर दिया है, और कहीं ना कहीं अगर यही हालत बीजेपी का रह गया तो मायावती जो है वोट काटने में निश्चित तौर पे सफल हो जाएगा। और वोट अगर कटेगा तो वो निश्चित ही बीजेपी का कटेगा। अगर 5% भी वोट कटता है तो बीजेपी का सत्यानाश निश्चित है। दूसरी तरफ बीजेपी का आईटी सेल, जो कि पहले से ही निकम्मा थी, लेकिन उसका समर्थन जितने राष्ट्रवादी चैनल वाले थे, जो कि आईटी सेल से विरुद्ध थे, कोई पैसा उनको नहीं मिलता था, फिर भी वो इतना अच्छा से मोदी जी का बात उठा देते थे, बीजेपी का बात उठा देते थे, कि आईटी सेल को लगता था कि मैं जो लिख रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं बीजेपी के बारे में, वही पूरी दुनिया कैच करके बोल रहा है, और हमारे कारण ही बीजेपी का सोशल मीडिया बहुत अप चल रहा है। लेकिन आज के डेट में जितने राष्ट्रवादी चैनल वाले थे वो सब बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। इस कारण से आईटी सेल जो है बीजेपी का, उसका वर्चस्व जो है वो खत्म होते जा रहा है, बिल्कुल भी एकदम सीधे आसमान से धरती पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस कारण से आईटी सेल वाला जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि अगर मैं अभद्र की भाषा का प्रयोग अभी करता हूं तो नुकसान सबसे ज्यादा जो है बीजेपी को ही होने वाला है। और बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो कि अपने कार्यकर्ता का भी नहीं है। अगर कार्यकर्ता का भी होता तो बाकी स्टेट में बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं तो कम से कम उसके साथ हमेशा खड़े मिलते, लेकिन वो सिर्फ उनकी बातें करते हैं और ना ही उनके साथ खड़ा होता है, उन्हें मरने पे के लिए